गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक बात कही वो बहुत गंभीर बात कही थी कि जब घुसपैठिए आते हैं तो सबसे पहले किसको पता चलता है? सीमावर्ती गांव को, गांव की पंचायत को पता चलता है ना कि ये गांव में तो सबको पता होता ना ये बाहरी आदमी आ गया। किसी गांव ने रिपोर्ट किया, वहीं से राज्य सरकार की मिली भगत शुरू हो जाती थी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ऑन द लाइटर नोट, प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो एक उद्घोष होता था। उद्घोष में क्या बोला जाता था? गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। आज मुझे लगता है जब इंडी गठबंधन के नेता आए तो उद्घोष क्या होना चाहिए? मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, सनातन धर्म विध्वंसक, घुसपैठिया संरक्षक जलवा अफरोज होने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ है। इरेडिकेशन और सनातन धर्म करना है। और फिर आप एक और बात समझिए, बंगाल की जनता को क्यों ये बात बुरी लगी, मैं एक और उदाहरण आप फैक्ट के साथ बताना चाहता हूं। देखिए, जो पश्चिम बंगाल का बजट आया इस साल का, उसमें 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, 180 करोड़ रुपए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए, और मदरसे, मौलवी और मुअज्जिन यानी जो अजान लगाते हैं उनके लिए कितना? 5713 करोड़। 5713 करोड़। वह राज्य जिसमें 38% ऑफ द जीडीपी कर्जे में है, वो 5713 करोड़ रुपए मौलवी और मदरसों को दे रही है, और केवल 1100 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। मतलब बहुत साफ हो गया था कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का विचार मां माटी मानुष से हटकर मौलवी, मुअज्जिन, मदरसा की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के लोगों ने क्या देखा? केंद्र सरकार ने 14,500 करोड़ रुपए केवल रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए और रेलवे के लिए पश्चिम बंगाल में दिए। सिलीगुड़ी से लेके और खड़गपुर तक का 500 किलोमीटर दोनों मॉडल का कंपैरिजन ममता बनर्जी करती हैं। और सुधांशु जी, जैसा आप कह रहे हैं एक्सप्रेसवे 2027 तक आ जाए, जैसा आप कह रहे हैं या पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार दीदी गई, इस बार दीदी बड़ी मुश्किल में है, इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने जा रही है। इतनी मुश्किलों में फंसी हुई ममता बनर्जी आज भी 226 सीटें जीतने का दावा कर रही है, और आप इतने कॉन्फिडेंस में होकर 180 सीटों का दावा कर रहे हैं। ममता बनर्जी अगर थोड़ा बहुत कम भी करेंगी तब भी आपसे आगे निकल जाएंगी उनके दावे के मुताबिक। देखिए, एक ही वाक्य बोलता हूं। ममता जी ने अपनी आखिरी सभा में क्या बोला था? रहेगा गुलशन तो फूल खिलेंगे, और तृणमूल रही तो फिर मिलेंगे। अब मुझे लगता है आपके करोड़ों दर्शक जो ये देख रहे हो उसका मीनिंग स्वतः समझ सकते हैं। और उसके बाद जिस ढंग का बवाल इन लोगों ने करना शुरू किया है चुनाव वाले विषय को लेके, सुप्रीम कोर्ट गए आज। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो कुछ हो रहा है वो नियमानुसार हो रहा है, और किसी भी प्रकार का निर्देश चुनाव आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने देने से इनकार कर दिया। पिछले 10-12 साल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार भिन्न भिन्न स्तर के न्यायालयों में करीब 80 बार जा चुकी है, और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। अनेक बार न्यायालयों की विपरीत टिप्पणी आई है। तो अगर वो ये खुद कह रही है कि तृणमूल रही तो फिर मिलेंगे, तो इसे समझा जा सकता है। और पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को ध्यान है कि आरजी कर में क्या हुआ था, महिलाओं की सुरक्षा के साथ क्या हुआ, किसके मंत्री के यहां नोटों की गड्डियां मिली, और शाहजहां शेख कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार करने के बाद एक शाहजहां की तरह जलवाए जलाल से जलवा अफरोज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मुझे लगता है इन सारी चीजों का अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में जो बदहवासी दिखाई पड़ रही है, जो डेस्परेशन दिखाई पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं ममता जी के भी वाक्य में दिखाई पड़ रहा है, तो उससे स्थिति ऐसी नजर आती है कि ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं शायद परिणाम उससे कहीं अधिक प्रभावी बीजेपी के पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन सुधांशु जी, आप लोगों ने ममता बनर्जी को परेशान करके रखा है। पहले मतदान के दौरान परेशानी थी, उनको सीआरपीएफ सीएपीएफ की तैनाती से परेशानी थी, आपके पसंदीदा अधिकारियों की तैनाती से परेशानी थी, और अब उनको स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर परेशानी है। उनको शक है कि भाई चुनाव वो 29 अप्रैल तक जीत रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम स्ट्रांग रूम में गई अब आप लोग बढ़त बना लेंगे। देखिए, बहुत टेक्निकल बात यह है कि पहली बात, चुनाव में स्ट्रांग रूम में या तो प्रत्याशी जा सकता है या उसका प्रतिनिधि। तो ममता बनर्जी जी यद्यपि मुख्यमंत्री हैं, पर वो केवल भवानीपुर सीट के स्ट्रांग रूम में जा सकती थी, अन्य 7-8 सीटों वाले स्ट्रांग रूम में नहीं जा सकती थी, जो तकनीकी दृष्टि से गलत था। दूसरा बिंदु समझिए, स्ट्रांग रूम को लेकर जितना स्ट्रांग डेस्परेशन दिखाई पड़ रहा है ममता जी में, इसका अर्थ यह हो गया कि तृणमूल कांग्रेस उतने ही वीक विकेट पर आ गई है। और वो वीक विकेट क्या है?
भारत के इतिहास में एक दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार चुनावी हिंसा के लिए ज्यादा बदनाम होते थे। अब उत्तर प्रदेश बिहार में चुनाव शांति से होते हैं। पूरे भारत में अब एक ही राज्य रह गया था जहां चुनावी हिंसा होती थी। और हिंसा की पराकाष्ठा क्या थी कि 2018 के पंचायत चुनाव में पश्चिम बंगाल में 75 लोग मारे गए थे, 75 पीपल किल्ड। तो पहली बार एक ऐसा विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कोई हत्या नहीं हुई। अगर हिंसा मुक्त चुनाव हो गया, शांतिपूर्ण चुनाव हो गया, उसके बाद किसी के मन में बेचैनी और अशांति है, तो यह सहज समझा जा सकता है कि वो बेचैनी अशांति इसलिए है कि वो लोकतंत्र में भय मुक्त मतदान नहीं चाहते थे और वो दूसरे तरीके से लोगों को भयाक्रांत करके अपने पक्ष में चाहते थे। और मैं कह सकता हूं कि चुनाव आयोग ने और सुरक्षा बलों ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और एक एक बूथ के ऊपर सीसीटीवी भी था। और मतलब एक ढंग से आप सोचिए तो धारा 370 के बाद जितने सुरक्षा बल लगाने पड़े थे कश्मीर में, उससे ज्यादा लगाने पड़े पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण हिंसा मुक्त चुनाव करवाने के लिए, और वह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परिणाम जो भी हो भाई, इसी बात की परंतु यह परेशानी है लोकतंत्र ना की बहुत बड़ी सुधांशु जी विजय है TMC को। कि अब जो अंतिम राज्य था जहां चुनावी हिंसा होती थी वहां भी इस बार हिंसा नहीं हो पाई।